एक विदेशी के साथ मुगल हरम में क्या बीती। मुगलों के हरम को लेकर हमेशा से उत्सुकता रही है। यहाँ हजारों औरतें कैसे रहती हैं, क्या करती हैं, इसकी कुछ जानकारी मिलती है विदेशियों से। शाही घराने के रिवाज के मुताबिक जब किसी चिकित्सक को हरम में बुलाया जाता है तो वहां तैनात हिजड़ों का जिम्मा रहता है कि वे इसे सिर से कमर तक कपड़ों से ढक दे। चिकित्सक को वे उसी तरह मरीज के कमरे में ले जाते हैं और इलाज के बाद बाहर ले आते हैं। क्योंकि मैं हरम में कई बार जा चुका था, वे मुझ पर भरोसा करने लगे थे। ये किस्सा है इतावली मनूची का। पेशे से चिकित्सक और मुगल शहजादे दारा शिकोह से बेहद घनिष्ठता थी उनकी। मनूची ने अपने संस्मरणों की किताब मुगल इंडिया स्टोरिया डोमोर में लिखा है कि ऐसे ही एक बार हरम में जाते वक्त शहजादे ने जब मुझे ढका देखा तो उसने हिजड़े को आदेश दिया कि मेरे ऊपर से कपड़ों को हटा दिया जाए। भविष्य में मुझे बिना ढके ही अंदर जाने और बाहर आने की इजाजत दे दी गई। शहजादे का मानना था कि ईसाइयों के दिमाग में वैसी गंदगी और अश्लीलता नहीं होती जैसी मुसलमानों में होती है। मनूची ने लिखा है, चूंकि हरम की महिलाओं को अपने पति के अतिरिक्त किसी और मर्द से मिलने का कोई मौका नहीं मिलता, इसलिए वे जानबूझकर बीमार होने का बहाना बनाती हैं ताकि उन्हें चिकित्सक से मिलने, बात करने और नब्ज दिखाने के बहाने उन्हें छूने का मौका मिल सके। ऐसी मुलाकातों में चिकित्सक और मरीज के बीच एक पर्दा होता। चिकित्सक पर्दे के भीतर हाथ बढ़ाता, अंदर बैठी औरत उसे बढ़े हुए हाथ को पकड़कर चूमती, फिर उन्हें आहिस्ते से दांतों से काटती। कुछ औरतें उत्सुकतावश अपने हाथों को अपने स्तनों पर ले जाकर स्पर्श कराती। खुद मानूची के साथ कई दफा ऐसा हुआ। ऐसे में उसने क्या किया वो बताता है, मैं जानबूझकर अनजान बना रहता ताकि वहां मेरे पास बैठे हिजड़े और परिचारिका को ये मालूम न हो कि अंदर क्या हो रहा है। मनूची को मुगल हरम के बारे में इतनी सारी जानकारी बस इसलिए मिल सकी क्योंकि वो चिकित्सक था, वरना तो शाही घराने के सदस्यों के अलावा किसी को भी अनुमति नहीं थी हरम में जाने की। इसी वजह से अब्दुल फजल जैसे दरबारी इतिहासकार भी हरम की औपचारिक संरचना के बारे में ही बता सके, उसके अंदर की रोजाना की गतिविधियों के बारे में नहीं। लेकिन मनूची की तरह ही बार्नियर, थॉमस रो, जॉन मार्शल, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, विलियम फिंच जैसे विदेशियों के स्मरणों में हरम के कई दिलचस्प किस्से मिल जाते हैं। इनमें से कुछ ने वास्तव में चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई की थी, जबकि कुछ नीम हकीम थे। इसी का फायदा उठाकर इन लोगों ने हरम तक अपनी पहुंच बनाई। हालांकि इनके लिखे में से कुछ कोरी गप होती तो कुछ में बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें। फिर भी इनसे हरम के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। अरबी का शब्द है हरम। इसका अर्थ होता है पवित्र या वर्जित। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के वक्त भी हरम था, लेकिन चूंकि उसने हिंदुस्तान पर केवल 4 बरस हुकूमत की और इसमें से भी ज्यादातर समय लड़ाई के मैदान में ही बीता, इसलिए वो अपने हरम पर अधिक ध्यान नहीं दे सका। हरम को व्यवस्थित रूप दिया अकबर ने। मुगलों के अपने हरम में दुनिया के कई देशों, विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की महिलाओं को लाकर रखा गया था। यहाँ मुगलों की पत्नियां, उनकी महिला रिश्तेदार रहती। उनमें से अधिकांश का जन्म, निकाह, नियुक्तियों और उपहार के रूप में हरम में दाखिल होती। इन महिलाओं से पर्दा के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती। इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार हरम से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। कहते हैं कि मुगलों की मानसिकता को समझने के लिए उनके हरम को भी जानना जरूरी है। मनूची लिखता है, मुसलमानों का औरतों से बहुत लगाव है। औरतों के बीच ही उन्हें सुकून मिलता, उनके साथ ही उन्हें सबसे ज्यादा सुख देता। लेकिन केवल हरम उनकी यौन भूख को पूरा करने के लिए नहीं था। वो वहां केवल औरतें ही नहीं रहती, वहां बच्चे पैदा होते, उनकी परवरिश की जाती। हरम के परिसर में बाजार थे, लॉन्ड्री थी, कपड़े सिलने वाले दर्जी थे, रसोई घर, स्नान घर, हमाम, स्कूल, खेल के मैदान, सब कुछ होता वहां। हरम में शाही खजाना भी होता, जिसमें गुप्त और महत्वपूर्ण दस्तावेज और शाही मुहरें होती। ये एक ऐसी जगह थी जहां बादशाह चाहे तो बिना किसी बाधा के अपने शाही काम निपटा सके। कई बार बादशाह वहां अपनी रातें भी बिताते थे। हरम में एक पदानुक्रम था। बादशाह की पत्नियां और उनके रिश्तेदार प्रमुख पदों पर होते। उनके नीचे हजारों औरतें होती, रखैल और दासियां। हरम का आकार इतना विशाल होता कि दासियों की उम्र बीत जाती, वे कभी बादशाह को देख तक नहीं पाती। हरम के अंदर का जीवन आलीशान होता था। हर सुबह शाही औरतों के लिए नए कपड़े आते।
वे उन्हें केवल एक बार पहनती और फिर उन्हें दासियों को दे दिया जाता। अपने को खुश रखने के लिए औरतें खुली हवा में फव्वारे के पास चुपचाप लेटी रहती, आतिशबाजियां देखती, गजलें सुनती, संगीत का आनंद लेती। कबूतर उड़ाना, मुर्गों की लड़ाई, ताश के खेल, तीरंदाजी, कहानी सुनना, ये सब उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा थे। अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाकर नया निर्माण किया तो उसने हरम को पुनर्गठित किया। वहां 5000 से ज्यादा औरतें रहती थीं। अकबर ने हरम को अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर रखा था। वहां रह रहे लोगों के बीच शांति बनी रहे और उनकी जरूरतें पूरी होती रहें, इसके लिए दरोगा की नियुक्ति की गई थी। तहसीलदार के जिम्मे वित्त प्रबंधन था, जो हरम के निवासियों के लिए वेतन इत्यादि का प्रबंध करता। बादशाह ने हरम की खुफिया खबर के लिए महलदार को नियुक्त कर रखा था। वो कोई तेज तर्रार औरत होती। अकबर ने अपने हरम के लिए जो कायदा कानून बनाए थे उसका पालन उसके वंशजों ने भी किया। एक बार जब कोई लड़की या महिला हरम में प्रवेश करती तो उससे अपेक्षा की जाती कि उसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध न रहे। यहाँ तक कि बादशाह की मौत के बाद भी उसे हरम छोड़ने की इजाजत नहीं थी। इसके बजाय उसे हरम के एकांत हिस्से में ले जाया जाता, जिसे सुहागपुर कहते। मनुची की तरह ही डच व्यापारी फ्रांसिस्को पेल्सर्ट की पहुंच भी हरम तक थी। वो जहांगीर का अच्छा दोस्त था। उसने अपने संस्करणों की किताब जहांगीर इंडिया में जहांगीर को मुगल बादशाहों के इतिहास में सबसे विलासी माना है। वो लिखता है, महज 25 वर्ष की उम्र में उसकी 20 से ज्यादा शादियां हो चुकी थी और उसके हरम में 300 से ज्यादा औरतें थीं। इनकी संख्या उसके जीवन काल में बढ़ती ही रही। जहांगीर की पत्नियों के लिए अलग अलग कक्ष थे। हर एक की खिदमत के लिए नियुक्त थीं 20 दासियां। उन्हें मासिक भत्ता दिया जाता। उन पैसों को वे आभूषणों और कपड़ों पर खर्च करती। ये औरतें वो सब कुछ करती जो जहांगीर को उनकी ओर आकर्षित कर सके। पेल्सर्ट ने लिखा है, जहांगीर जब भी किसी विशेष पत्नी से मिलने की योजना बनाता तो उस पत्नी के कक्ष को बड़े पैमाने पर सजाया जाता। कक्ष को इत्रों से छिड़काव से सुगंधित किया जाता। बादशाह जब कक्ष में प्रवेश करता तो वहां मौजूद दासियां उसके कपड़े उतारकर चंदन और शीशम की बनी क्रीम से उसके पूरे शरीर की मालिश करती। कुछ दासियां रेशमी पंखों से हवा करती तो कुछ गुलाब जल का छिड़काव करती। इस दौरान उन सबों के बीच निर्वस्त्र बैठा हुआ बादशाह जहांगीर शराब, अफीम या अन्य उत्तेजित करने वाले पदार्थों का सेवन करता रहता। पत्नी के अतिरिक्त कोई भी और लड़की अगर उसे पसंद आ जाती तो वो उसके साथ पूरी रात बिताता। अगर वो जहांगीर को संतुष्ट कर पाती तो उसे बहुत सारा इनाम मिलता। वो बादशाह की चहेती बन जाती। उसे इसका अतिरिक्त फायदा भी मिलता। अगर वो बादशाह को खुश नहीं कर पाती तो उसे कहीं किनारे कर दिया जाता। हरम की महिलाओं को सारे सुख हासिल थे, सबसे महंगे कपड़े, लजीज खाना, आभूषण और दासियां। लेकिन वे यौन सुख की स्वतंत्रता और बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित थीं। वे हरम छोड़कर जा नहीं सकती। अगर बादशाह को वे पसंद आईं तो उन्हें यौन सुख मिलता, वरना पूरी जिंदगी बिना किसी मर्द के बितानी पड़ती। यौन सुख के लिए कई बार हरम की औरतें अपनी जान को जोखिम में डालते हुए हरम के किसी अधिकारी के साथ संबंध बना डालती। हरम की हिफाजत के लिए 3 सुरक्षा पंक्तियां थीं। पहली पंक्ति में मजबूत तादार औरतें, इसके साथ घातक धनुष और भाले से लैस भारी भरकम डील डॉल वाली उज्बेक औरतें होती, जिन्हें शायद तुर्किस्तान की रहस्यमय घाटियों से ले जाया गया था। इसके बाद होते हिजड़े। उनका काम हरम में अनुशासन बनाए रखना होता। ये हिजड़े एशियाई अफ्रीकन नस्ल के थे, जिन्हें या तो बचपन से ही बहाल किया गया था या फिर तुर्की या उत्तरी अफ्रीका के राजाओं द्वारा उपहार में मिले थे। एक हुनरमंद हिजड़ा अपने मालिक के लिए बहुत उपयोगी साबित होता। उसे आदमियों की परख होती। जरूरी और महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाने में वो निपुण होता। कई बार वो अपने मालिक को उपयुक्त राजनीतिक सलाह भी देता। अगर इन सब में वो निपुण हुआ तो उसे राजनीतिक ताकत भी हासिल होती। कई बार ऐसा हुआ कि बादशाह को हिजड़े पर काफी भरोसा हो जाता और वो उससे मित्रवत व्यवहार करता। आगरा में ऐसे हिजड़ों के कई मकबरे भी हैं जिन्हें बादशाह की नजदीकी हासिल थी। सुरक्षा की तीसरी पंक्ति में मजबूत कट काठी वाले बंदूकों से लैस पैदल सिपाही थे।
उन्हें आदेश था कि वे किसी भी संदिग्ध घुसपैठियों को देखते ही गोली मार दें। मुगल बादशाहों ने हरम की संरचना इस प्रकार से की थी कि वे केवल उसकी जरूरतों को पूरा कर सके, उसे खुश रख सके। वही अकेले पुरुष थे जो हरम में आसानी से घूम सकते थे। दूसरों के लिए सख्त पर्दा था। हरम में केवल बादशाह की इच्छा चलती। वहां औरतों की भरमार थी, लेकिन उनकी इच्छाओं का कोई मतलब नहीं था।